वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। आगे होने वाला है आप लोगों का यूजीसी नेट क्लियर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। स्वागत करता हूं आपका दी सोशियोलॉजिकल स्पेस पर, जहां हम लेकर आए हैं अपने यूजीसी नेट के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फटाफट सीरीज। आज उसका पार्ट 2 है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाजशास्त्र में अनुसंधान पद्धति, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। गुणात्मक, क्वालिटेटिव और मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव अनुसंधान में मुख्य क्या अंतर है। आप लोग देखिए, मात्रात्मक अनुसंधान क्या सांख्यिकी होता है, गुणात्मक व्याख्यात्मक होता है, दोनों समान है। गुणात्मक अनुसंधान सर्वेक्षण पर आधारित होता है। क्या गुणात्मक अनुसंधान सर्वेक्षण पर आधारित होता है? मात्रात्मक अनुसंधान हमेशा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू पर आधारित होता है। क्या लगता है आपको इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसमें आपका सही ऑप्शन है मात्रात्मक अनुसंधान सांख्यिकीय होता है और गुणात्मक व्याख्यानात्मक होता है। सांख्यिकी मतलब इसमें आप किसी भी चीज की क्वांटिटी बताते हैं कि उसमें कितना प्रतिशत क्या है। अगर कोई बच्चा गाना गाने आ रहा है, मानो इंडियन आइडल में गाना गाने आ रहा है, तो वो उसकी स्किल को मेजर करेंगे। क्या वो तबला अच्छा बजा लेता है, क्या वो 100% में से 40% तबला अच्छा बजा लेता है या 60% गा अच्छा लेता है। इस चीज को क्या कहते हैं? मात्रात्मक अनुसंधान कहते हैं, किसी चीज की क्वांटिटी को मेजर करना। गुणात्मक अनुसंधान में क्या होता है? गुणात्मक अनुसंधान में क्या होता है? इसमें यह होता है, इसके साथ एक शब्द जुड़ा है व्याख्यात्मक। इसमें चीजों को बखान करा जाता है, चीजों के गुणों का बखान करा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। दोनों समान है? नहीं, क्योंकि उनके दृष्टिकोण और विधियां अलग अलग होती हैं। क्वांटिटेटिव मेथड बिल्कुल अलग होता है, क्वालिटेटिव मेथड बिल्कुल अलग होता है। फिर आता है गुणात्मक अनुसंधान सर्वेक्षण पर आधारित है। सही बात है, गुणात्मक अनुसंधान सर्वेक्षण पर आधारित है यानी इंटरव्यू पर आधारित है। आप किसी के गुणों को कैसे पता लगाएंगे, आप किसी की क्वालिटीज का पता कैसे लगाते हैं? उससे मिलकर, किसी इंसान से मिलकर, उसका इंटरव्यू लेकर हम कोई कॉमन इंटरेक्शन भी करेंगे तो वो एक तरीके का इंटरव्यू ही हो जाएगा। मात्रात्मक अनुसंधान हमेशा साक्षात्कार पर आधारित होता है। नहीं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिसर्च इंटरव्यू पर मैटर नहीं करता। पे चलते हैं। जाति और वर्ग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, कास्ट एंड क्लास से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा यूजीसी नेट में बनते हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का वर्णन करने वाले प्रमुख समाजशास्त्री कौन है? क्या वो J.S. घुरे हैं, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्ट या हर्बर्ट स्पेंसर? भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का वर्णन करने वाले समाजशास्त्री हैं J.S. घुरे। J.S. घुरे हैं जिन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था और संस्कृति पर विस्तृत अध्ययन किया। अगला देखते हैं मैक्स वेबर, पश्चिमी समाजों में सामाजिक स्तरीकरण। इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन कहां करा? पश्चिमी समाजों में। फिर देखते हैं अगस्ट कॉम्ट, समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं कौन? फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन कहा जाता है? अगस्ट कॉम्ट। लेकिन जाति व्यवस्था पर कार्य नहीं किया। यहां पर आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। हर्बर्ट स्पेंसर, समाज को जैविक संरचना की तरह समझाया। ठीक है, जाति पर अध्ययन नहीं किया। इन्होंने समाज को क्या बताया? जैविक संरचना। अगला देखते हैं संस्कृति और सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन बनता है आपका संस्कृति यानी ट्रेडिशन या कल्चर, और सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? किसने दी थी संस्कृतिकरण की अवधारणा? अच्छा, आपको यह बता देता हूं, संस्कृतिकरण की अवधारणा द रिमेंबर्ड विलेज बुक में है। अब द रिमेंबर्ड विलेज का लेखक कौन है? M.N. श्रीनिवास। संस्कृतिकरण, जिसको पहले ब्राह्मणीकरण भी कहा जाता था। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन की अवधारणा दी। किसने दी? M.N. श्रीनिवास ने। फिर आते हैं डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इन्होंने क्या कहा? दलित चेतना और सामाजिक न्याय। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अगर आपसे काम पूछे जाए तो आप क्या कहेंगे? कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने दलित चेतना पर काम किया और सामाजिक न्याय पर काम किया। इरावती कर्वे का नाम समाजशास्त्र में बहुत ज्यादा चरम पर है। इरावती कर्वे ने क्या कहा? इन्होंने थ्योरी ऑफ किनशिप दी। इन्होंने नातेदारी को समझाया। इन्होंने बताया कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ऐसे ऐसे नातेदारों का एक चरण होता है। भारतीय परिवार संरचना, ठीक है, इसको याद रखिएगा, भारतीय परिवार संरचना। फिर आते हैं आंद्रे बेतेई। यहां पर बेटेल लिखा है लेकिन इसको एंड्रयू बेतेई या आंद्रे बेतेई भी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था का नृवंश विज्ञान,
ठीक है, किस पर करा? नृवंश विज्ञान के माध्यम से अध्ययन किया। नृवंश विज्ञान को बोलते हैं एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है, अगला देखते हैं सामाजिक परिवर्तन क्या है, सोशल चेंज क्या है। अच्छा, यहां पर हम जितने भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमारे यूजीसी नेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म से हैं, अलग अलग यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन हमने इसमें जोड़े हैं। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? आप लोग सोचिए, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? क्या वो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से जुड़ी है? क्या वो धार्मिक पुनरुत्थान से जुड़ी है? क्या वो जाति व्यवस्था का उदय है? क्या वो ग्रामीणकरण है? बताइए। आधुनिकीकरण औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से जुड़ी है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। आधुनिकता का प्रमुख कारण वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास है। क्या धार्मिक पुनरुत्थान होता है? यह आधुनिकता के विपरीत है। धार्मिक पुनरुत्थान क्या है? यह आधुनिकता के विपरीत पारंपरिकता को बढ़ावा देता है, ये ट्रेडिशन को बढ़ावा देता है। कौन? धार्मिक पुनरुत्थान। जाति व्यवस्था का उदय। जाति व्यवस्था प्राचीन सामाजिक संरचना का हिस्सा है, आधुनिकता से नहीं जुड़ा है। जाति व्यवस्था जैसे किसी बच्चे के जन्म लेते ही उसकी जाति, उसका धर्म उससे जुड़ जाता है। ठीक है, ये आधुनिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। कौन? जाति व्यवस्था। ग्रामीणकरण आधुनिकता के, इसको रूरलाइजेशन भी ग्रामीणकरण आधुनिकता के बजाय पारंपरिक समाज की विशेषता है। ग्रामीणकरण क्या है? आधुनिकता के बजाय ट्रेडिशन सोसाइटी का एक कल्चर है। अगला देखते हैं संरचनात्मक कार्यात्मकता, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के थ्योरिस्ट कौन कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खाइम। इन्होंने क्या पूछा है? संरचनात्मक कार्यात्मक के प्रमुख सिद्धांतकार कौन है? ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स? नहीं। क्या मैक्स वेबर और एंथोनी गिडेंस हैं? नहीं है। क्या टैलकट पार्सन और रॉबर्ट मर्टन है? क्या पीटर बर्गर और चार्ल्स टेली हैं? चौथा बिल्कुल गलत। टैलकट पार्सन और रॉबर्ट मर्टन क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट हैं। इसको सॉल्व करते हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने क्या दिया? संघर्ष सिद्धांत। कौन सी थ्योरी? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ओके। मैक्स वेबर और एंथोनी गिडेंस ने क्या दिया? मीनिंग और स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है। टैलकट पार्सन और रॉबर्ट मर्टन क्या करते हैं? संरचनात्मक कार्यात्मकता का प्रमुख विकास किसने करा? टैलकट पार्सन और रॉबर्ट मर्टन। पीटर बर्गर और चार्ल्स टेली क्या कहते हैं? सामाजिक निर्माणवाद, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी इमारत का, किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उसमें उसके नींव डाली जाती है, उसमें पहली मंजिल बनाई जाती है, उसमें ग्राउंड फ्लोर बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर अलग अलग मंजिलें बनती हैं। तो वो क्या है? सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। इसमें अगर हम एक थिंकर की बात करें तो उन्होंने डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी भी दी है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अगला देखते हैं नारीवादी समाज शास्त्र। पितृसत्ता, पैट्रियार्की की अवधारणा मुख्य रूप से किस समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़ी है? पितृसत्ता कौन से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़ी है? देखिए, संघर्ष सिद्धांत से जुड़ी है। क्या वो संरचनात्मक कार्यात्मकता है? क्या वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है? क्या वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है? क्या वो पोस्ट मॉडर्निटी है? क्या है? अच्छा, आप खुद देखिए, पितृसत्ता अगर है, अगर कोई एक सत्ता है तो क्या दूसरी सत्ता में और इस पहली सत्ता में क्या होगा? इस सत्ता में एक घर्षण होगा ना, घर्षण यानी संघर्ष। तो पितृसत्ता की अवधारणा क्या है? एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। इसको और ठीक से समझते हैं। संघर्ष सिद्धांत पितृसत्ता को शक्ति संघर्ष के रूप में देखा जाता है। ठीक है, पितृसत्ता, फिर आती है नारी सत्ता और नारी शक्ति। और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट को देखें तो ये सामाजिक संरचना को स्थिरता के नजरिए से देखता है, पितृसत्ता की आलोचना नहीं करता। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या कहता है? ये कहता है कि समाज में ठहराव है, समाज ऐसे बदल रहा है, किस तरह से उसका एक एक फंक्शन बदलता है तभी पूरे समाज में ही बदलाव आता है। जैसे कहा जाए, पहले बच्चे पढ़ते थे स्लेट पर, या स्लेट से भी पहले पढ़ते थे वो तख्ती पर, कोयले से या चारकोल से लिखते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनको स्लेट मिली, स्लेट पे वो चूने से लिखने लगे, फिर वो चूना आगे बढ़ा, फिर उसमें क्या हुआ, फिर वो चौक बना। ठीक है, वो चौक बना, चौक बनने के बाद फिर ब्लैक बोर्ड आए बड़े बड़े, फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू हुआ। फिर हाथ से मिटाने की, कपड़े से मिटाने की जगह वो क्या हुआ, डस्टर आया।
फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद आया व्हाइट बोर्ड और मार्कर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद आते हैं डिजिटल बोर्ड, जिसके इस्तेमाल से आप और मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं और आप पढ़ पा रहे हैं अपने यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए। उत्तर आधुनिक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है, यह है समाज में अर्थ और प्रतीकों पर ध्यान देता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को हम अगर समझे तो जैसे आप किसी मोहल्ले से गुजर रहे हैं, आप किसी मोहल्ले से गुजर रहे हैं, वहां आपको पता लगाना है कि यहां पर कौन लोग रहते हैं या किस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा उन लोगों के गेट से या उन लोगों की दीवारों से। कई गेट आपने देखे होंगे अब तक, उन गेटों पर ओम बना हुआ होता है या स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ होता है। कुछ गेट हमारे भाई धर्म के होते हैं, मुस्लिम धर्म के, उस पर 786 लिखा हुआ होता है या उनका कोई और धार्मिक चिन्ह बना हुआ होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है पावर ऑफ सिंबल, ठीक है। ये पावर ऑफ सिंबल की अवधारणा दी किसने दी, पावर ऑफ सिंबल की अवधारणा दी थी पियरे बोर्दियू ने। उत्तर आधुनिकता पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, पितृसत्ता पर कोई स्पष्ट मत नहीं रखता। पोस्ट मॉडर्निटी पितृसत्ता पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहता, ठीक है। आगे देखते हैं सामाजिक नियंत्रण और विचलन। डेविएंस की थ्योरी किसने दी थी, एनोमी की अवधारणा किसने दी थी। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एनोमी की अवधारणा किसने दी, क्या मैक्स वेबर ने दी, नहीं। क्या इमाइल दुर्खाइम ने दी, देखते हैं। क्या हर्बर्ट बेकर ने दी, नहीं। क्या चार्ल्स कोले ने दी, नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इमाइल दुर्खाइम। आगे देखते हैं मैक्स वेबर ने कौन सी अवधारणा दी। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन की थ्योरी दी और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा दी है। सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन और ब्यूरोक्रेसी, इन दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो समाज में जो भी क्रिया हो रही है वो नौकरशाही का ही एक अंग है। चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी है या छोटे से छोटा मजदूर है, वो कौन सी एक हायरार्की में है, वो है नौकरशाही और सामाजिक क्रिया की एक हायरार्की में। फिर देखते हैं इमाइल दुर्खाइम ने एनोमी की अवधारणा दी, जैसे कि हम सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हर्बर्ट बेकर ने लेबलिंग थ्योरी दी है। लेबलिंग थ्योरी क्या होती है, लेबलिंग थ्योरी होती है वो नहीं जो आप समाज को समझते हैं, आप वो बन जाते हैं जो समाज आपको बनाता है। अगर आप देखते हैं, आप किसी ऑटो में बैठते हैं तो आप ऑटो को रोकते हैं, कैसे रोकते हैं, ऑटो वाले भैया या ऑटो, ठीक है। तो वो उस ऑटो को चलाने वाले व्यक्ति का लेबल क्या बना, एक ऑटो चलाने वाले का। आप रैपिडो करते हैं सुबह को, उस रैपिडो चलाने वाले का एक सामाजिक लेबल क्या बना, रैपिडो चलाने वाला, ठीक है। इसी तरह से हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। लेबलिंग थ्योरी, आपने कोई दवाई की शीशी देखी है, दवाई की बोतल देखी है, उस पर लेबल लगा होता है। शराब की बोतलों पर लेबल लगा होता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, उसका प्राइस कितना है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, लेबल। अगर उस एक बॉटल में हम वाइन की जगह विस्की भर दें, ठीक है, बॉटल वाइन की है लेकिन उसमें भरी हुई क्या है, विस्की, और उस पर लेबल नहीं लगा हुआ हो, तो हम उसको क्या समझेंगे, हम उसको वही बोतल समझेंगे ना जो वो बोतल दिख रही होगी, चाहे अंदर उसके मटेरियल कुछ भी है, जब तक उस पर लेबल नहीं लगाते। इसी तरह से समाज हर व्यक्ति को एक लेबल देता है। मुझे भी समाज ने एक लेबल दिया है, आपको भी समाज ने एक लेबल दिया है, और भविष्य में समाज आपको एक प्रोफेसर का लेबल देने वाला है। और प्रोफेसर बनने के लिए आपको कहां पर आना है, आपको आना है दी सोशियोलॉजिकल स्पेस पर, जहां पर हम मिलकर पढ़ेंगे। फिर आते चार्ल्स कोले, दर्पण आत्म यानी लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा दी इन्होंने भी लुकिंग ग्लास सेल्फ और लेबलिंग थ्योरी को अगर हम थोड़ा सा मैच करें तो क्या कहती है ग्लास थ्योरी कि व्यक्ति खुद को उस सांचे में ढाल लेता है जैसा समाज उसको देखता है। अगर एक साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, अगर आप किसी बच्चे को बचपन में कोई छोटी सी चीज उठा लेने पर चोर चोर कहने लगते हैं, तो वो बचपन से ही एक चोर के रूप में ही पलना बढ़ना शुरू होता है। वहीं अगर आप उस बच्चे को समझाएं कि बिना पूछे कोई चीज नहीं उठाते, तो वो पूरे जीवन कोई भी चीज उठाने से पहले एक बार पूछेगा और आगे भी वही शिक्षा देगा। अगला देखते हैं
हमारा 8वां सवाल है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन कितने प्रकार का होता है? कहिए, क्या सोशल एक्शन मैक्स वेबर की तरफ से 2 प्रकार का होता है? नहीं। क्या सोशल एक्शन 3 तरह का होता है? नहीं। क्या सोशल एक्शन 4 तरह का होता है? नहीं। क्या सोशल एक्शन 5 तरीके का होता है? सही जवाब है इसका नंबर 4। ठीक है, मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन को 4 तरीके का बताया है। देखते हैं कैसे। ट्रेडिशनल एक्शन, इफेक्टिव एक्शन, मीन्स एंड रैशनल एक्शन, वैल्यू एक्शन। समझते हैं इसको। ये पहला होता है कि समाज की परंपराओं पर आधारित ट्रेडिशनल एक्शन होता है हमारा, परंपराओं पर आधारित, जो हम सीखते हुए आ रहे हैं या हम आगे जो सिखाने वाले हैं। किस तरह से? जैसे आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में आप जूते चप्पल पहन के तो जाते नहीं है, आप उसको जूतों को उतारते हैं। आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में क्या करते हैं? गुरुद्वारे में सिर को कपड़े से या रुमाल से ढकते हैं। वो क्या है? एक ट्रेडिशन एक्शन है। उसी को सामाजिक क्रिया भी कहा जा सकता है। वो हम उस सबको देख रहे हैं, एक पूरे ग्रुप को देख रहे हैं गुरुद्वारे में घूमते हुए, और वहां पर लिखा हुआ भी होता है कि सिर को ढके। वो आप लोगों को कपड़ा भी देते हैं सिर पर बांधने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो एक ट्रेडिशन एक्शन है। फिर आता है अफेक्टिव एक्शन, भावनाओं और भावुकता पर आधारित। ये सारी चीजें एक साथ मिली हुई हैं, इसको समझना पड़ेगा। अब भावना क्या है? अगर गुरुद्वारे में या मंदिर में जा रहे हैं तो हम हाथ जोड़ के जाएंगे, नहा धोकर जाएंगे, चप्पल उतार कर जाएंगे, नंगे पैर जाएंगे। वो क्या हुआ? क्योंकि हमारी भावना जुड़ी है। इसी को इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है साइकोलॉजी में। फिर आते हैं साध्य तर्कसंगत, मीन्स एंड रैशनल एक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? तर्क और उद्देश्य पर आधारित। तर्क और उद्देश्य पर आधारित, इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे आपको अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना है। आप अपने घर से निकले, आपने बस करी, टैक्सी करी, कैब करी या रैपिडो करा, आप अपने ऑफिस तक पहुंचेंगे। तो ये आपका एक साधन और उद्देश्य क्या है? आपका ऑफिस पहुंचना। वो क्या कहलाता है? मीन्स एंड रैशनल एक्शन। फिर है वैल्यू रैशनल एक्शन, नैतिकता और मूल्यों पर आधारित। ठीक है, वैल्यू रैशनल एक्शन क्या कहलाता है? नैतिकता और मूल्यों पर आधारित होता है। अगला देखते हैं, हमारा 9वां क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में पॉजिटिविज्म का संबंध किससे है? व्याख्यानात्मक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अध्ययन, संरचनावाद या संघर्ष सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म, वैज्ञानिक अध्ययन यानी साइंटिफिक अप्रोच, व्याख्यानात्मक दृष्टिकोण यानी एक्सप्लोरेटरी पर्सपेक्टिव। बताइए इसमें से क्या होगा? क्या ये होगा? नहीं होगा। क्या वैज्ञानिक अध्ययन होगा? पता नहीं। क्या संरचनावाद होगा? अच्छा, 2 ऑप्शन छोड़ते हैं। क्या संरचनावाद होगा? क्या संघर्ष सिद्धांत होगा? संघर्ष सिद्धांत तो नहीं है। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है? फिर से पढ़ लेते हैं इसको। समाजशास्त्र में पॉजिटिविज्म का संबंध किस शाखा से है? संरचनावाद से नहीं है, वैज्ञानिक अध्ययन से है। इसको ठीक से समझ लेते हैं। इंटरप्रेटिव अप्रोच, व्याख्यानात्मक दृष्टिकोण, समाजशास्त्र में अर्थ यानी मीनिंग पर ध्यान देता है। वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? पॉजिटिविज्म विचार है। ये साइंटिफिक अप्रोच है। अगस्ट कॉम्ट ने अपनी थ्योरी द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में बताया था कि पहले समाज किस तरह से धार्मिक होकर सोचता था, फिर वो कैसे कैसे जादू टोनों की तरह सोचने लगा, फिर वो पूरी तरह से साइंटिफिक हुआ जब उसने चीजों पर रिसर्च करनी शुरू की कि बादल में बिजली कड़कती है तो कोई देवता नाराज नहीं होता है, बल्कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। बाढ़ आती है तो पानी का फ्लो कहीं किसी नदी में बढ़ जाता है, इसलिए बाढ़ आती है, वो उसमें भी कोई देवता नाराज नहीं है। भूकंप आता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव होता है, उसमें भी कोई देवता नाराज नहीं है। बिजली गिरना भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें भी कोई देवता नाराज नहीं होता है। ये कहलाती है साइंटिफिक अप्रोच। स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहलाता है? संरचनावाद समाज की संरचनाओं और उनके प्रभावों पर केंद्रित होता है। संरचनाओं पर केंद्रित होता है। जैसे आपकी मोबाइल की एक संरचना है, आपकी कार की एक संरचना है, आपके घर में आने वाली बिजली की एक संरचना है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, क्योंकि संघर्ष सिद्धांत समाज में वर्ग संघर्ष को असमानता पर समझाने पर जोर देता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स के नाम से चर्चित है।
कार्ल मार्क्स को ही इसका जनक माना जाता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस इंडस्ट्री में भी है, ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल कॉलेज में भी है, ये कॉन्फ्लिक्ट दो दुकानों में भी है, ये कॉन्फ्लिक्ट एक परिवार में भी है। उसको हम माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल तक लेकर जा सकते हैं। अगला देखते हैं, संरचना और अभिकरण, स्ट्रक्चर एंड एजेंसी। इस बहस पर समाजशास्त्र के किस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? कार्यात्मकतावाद यानी फंक्शनलिज्म, संरचनावाद बनाम उत्तर संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, या फिर अगला आता है नारीवादी दृष्टिकोण यानी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। किस चीज से देखा जा सकता है, किस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? इसे हम क्या कार्यात्मकतावाद से देख सकते हैं? नहीं। क्या हम इसे संरचनावाद बनाम उत्तर संरचनावाद से देख सकते हैं? पता नहीं। क्या हम इसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इन दोनों ऑप्शंस को हम यहां पर काट देते हैं। अभी हम अपने पास रखते हैं नारीवादी दृष्टिकोण और स्ट्रक्चरलिज्म बस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इन दोनों में से बताइए क्या हो सकता है? क्या यह सही हो सकता है? हां, यह सही नहीं है। ठीक है, सही क्या है? संरचनावाद बनाम उत्तर संरचनावाद। इसको और ठीक से समझते हैं। कार्यात्मकतावाद क्या होता है? यह गलत है, क्योंकि कार्यात्मकतावाद समाज की संरचनाओं पर जोर देता है। कार्यात्मकतावाद क्या करता है? यह समाज की संरचनाओं पर जोर देता है, लेकिन व्यक्तिगत अभिकरण, एजेंसी को कम महत्व देता है। कार्यात्मकतावाद क्या करता है? एजेंसी को कम महत्व देता है, लेकिन समाज की संरचनाओं पर यानी स्ट्रक्चर पर जोर देता है। कार्य करने से ही तो स्ट्रक्चर बढ़ेगा, संरचना बढ़ेगी या उसमें परिवर्तन होगा। संरचनावाद बनाम उत्तर संरचनावाद, जो कि हमारा सही ऑप्शन है, यह मानता है कि समाज की संरचनाएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। सोशल स्ट्रक्चर क्या करता है? मेरे बिहेवियर को नियंत्रित करेगा, आपके बिहेवियर को नियंत्रित करेगा। या मानो आपके छोटे भाई को स्कूल में डांट पड़ी है, वो घर आया, उसने आपको नहीं बताया, स्कूल से फोन आता है कि इसने तो काम वाम भाई पूरा करा नहीं है और स्कूल में लड़ाइयाँ भी बहुत करता है। तो आप क्या करेंगे? आपके ऊपर कहां का दबाव आया? आपके ऊपर एक स्ट्रक्चर का, एक इंस्टीट्यूशन का दबाव आया। आपने अपने भाई की मार लगाई, उसे कूट डाला। ठीक है, तो वो क्या चीज है? देखिए, ये पूरा सर्कल बनकर आया ना, ये पूरा स्ट्रक्चर बन के आया। फिर आता है नारीवादी दृष्टिकोण, क्योंकि नारीवाद मुख्य रूप से लिंग आधारित असमानताओं पर केंद्रित होता है। नारीवादी दृष्टिकोण को हम सभी जानते हैं फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट थ्योरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे सेशन में बने रहने के लिए। अगली बार आऊंगा मैं आपके लिए फटाफट सीरीज के 10 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तब तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।